नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर अमेरिकी राजदूत की कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी राजदूत को तलब करके उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि मणिपुर मामले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। मणिपुर में शांति और सद्भाव वापस लाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी और राज्य के राजनीतिक दलों की है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री चुप हैं और गृह मंत्री निष्फल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ किसी अन्य देश के लिए कोई अवसर है। ये भारत की चुनौती है और इससे हम भारतीयों को ही संवेदनशीलता और दृढ़ता से निपटना होगा। दरअसल न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने गुरुवार 6 जुलाई को कोलकाता में कहा था कि मणिपुर में हिंसा और हत्या मानवीय चिंता का विषय है और अगर अमेरिका से कहा जाता है तो वह स्थिति से निपटने के लिए भारत का सहयोग करने को तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा रैली का आयोजन कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। दरअसल हाल के दिनों में कई खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों की मौत हो चुकी है और बीते जून में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिस्तान समर्थकों ने 8 जुलाई को लंदन और अमेरिका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने और रैली करने का आह्वान किया था। वहीं कल 8 जुलाई को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर थोड़ी संख्या में ही खालिस्तान समर्थक जुटे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी भारतीय दूतावास के बाहर सख्त पहरा रहा। बता दें, उनके रैली के कार्यक्रम से पहले भड़काऊ पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। 8 जुलाई को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर 30 से 40 खालिस्तान समर्थक इकट्ठा हुए। उनके हाथ में विवादास्पद पोस्टर्स थे, जिस पर भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी और बर्मिंघम में वाणिज्य दूतावास के प्रमुख शशांक विक्रम की तस्वीरें लगी हुई थीं। लेकिन जिस मकसद से ये लोग इकट्ठा हुए थे वो पूरा नहीं हो पाया। ब्रिटिश पुलिस की मौजूदगी ने इन लोगों के प्रदर्शन को फ्लॉप कर दिया। 2.5 घंटे तक भारतीय हाई कमीशन के बाहर ये लोग इकट्ठा रहे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के बीच खुद को नाकाम साबित होते देख वापस चले गए। पश्चिम बंगाल में कल शनिवार 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान राज्य से कई हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। इस दौरान मत पेटियों की चोरी और उन्हें जलाए जाने और साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनता के गुस्से का दृश्य भी देखा गया। मुर्शिदाबाद, नदिया और कूच बिहार जिले के अलावा दक्षिण 24 परगना के भांगर और पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में ज्यादा हिंसा की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने पुलिस वाहन में भी आग लगा दी। वहीं अभी सारे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस ने राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी को निशाने पर लिया है, तो वहीं ममता सरकार की ओर से विपक्षी दलों पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक दिन में 14 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के 8 सदस्य, बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एक कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हैं। वहीं बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि आज मैंने जो देखा वह बहुत परेशान करने वाला है। हिंसाएं और हत्याएं हो रही हैं, गरीबों की हत्या हो रही है। हमें गरीबी को खत्म करना होगा और यह गरीबों की हत्या करने से नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है जो बहुत परेशान करने वाला है। ये वह नहीं है जो बंगाल चाहता है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की। उन्होंने हिंसा और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिंसा पर पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी और हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। वहीं सुकांत मजूमदार ने हिंसा पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री को लेटर भी लिखा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आज लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारी मांग है कि जहां भी सीसीटीवी नहीं है और जहां भी चुनाव में धांधली हुई वहां फिर से मतदान कराया जाए। राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बंगाल में इतना गोला बारूद आया, ज्यादातर मृत्यु गोली से हुई हैं। ये सब किसने भेजा, इसकी फंडिंग किसने की? ये देश विरोधी ताकतें हैं, इसलिए इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए।
बंगाल पंचायत चुनाव के घटनाक्रम को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने सुपरवाइजर और रिटर्निंग अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद शिकायतों पर गौर करने और हिंसा वाली जगहों पर फिर से मतदान पर निर्णय लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान हिंसा की घटनाओं की सबसे अधिक शिकायतें 4 जिलों से आईं और चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा करते समय इन सभी जिलों को ध्यान में रखा जाएगा। पुनर्मतदान पर फैसला रविवार 9 जुलाई को लिया जाएगा, जब सुपरवाइजर और रिटर्निंग अधिकारी मतदान प्रक्रिया की जांच और समीक्षा करेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कटाक्ष करते हुए हिंसक पंचायत चुनाव में जीत के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बधाई हो दीदी, आप चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी का चोटिल पैर 11 जुलाई को मतगणना के दिन ठीक हो जाएगा और वह अपने घर से बाहर आएंगी और चुनाव में विजयी बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद देंगी। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर ममता सरकार ने भी पलटवार किया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि विपक्षी दलों की ओर से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मीडिया के एक वर्ग की मदद से एक कहानी गढ़ी जा रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा हिंसक होते हैं। हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर आप पिछले चुनावों से तुलना करें तो आप देखेंगे कि हिंसा और मौतों की घटनाओं में भारी कमी आई है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक बयान में कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस वास्तव में हिंसा भड़काती है तो उनके कार्यकर्ताओं को निशाना क्यों बनाया जाता और उनकी हत्या क्यों की जाती। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण परिस्थितियों में संपन्न हुए। राज्य भर के 60,000 से ज्यादा बूथों में बहुत कम प्रतिशत में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। वह भी बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई ने करवाई हैं, ताकि बंगाल में हमारी छवि खराब की जा सके। इन बूथों पर केंद्रीय बलों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। अधिकांश बूथों पर भारी मतदान हुआ और लोगों ने लोकतंत्र की सच्ची भावना का प्रदर्शन करते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराष्ट्र के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने परोक्ष रूप से अजीत पवार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोगों पर भरोसा करने में गलती हुई है। दरअसल अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी में पड़ी टूट से पार्टी में आंतरिक उथल-पुथल मची हुई है, जिसे लेकर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की है, लेकिन इस गलती को वह अब नहीं दोहराएंगे। वहीं हाल ही में अजीत पवार के शरद पवार की उम्र पर दिए गए बयान कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इस पर शरद पवार ने तंज कसते हुए आगे कहा कि क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन केवल लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी न थका हूँ न रिटायर हूँ का जिक्र करते हुए न्यूज़ चैनल मुंबई तक से कहा कि वे मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले कौन होते हैं, मैं अब भी काम कर सकता हूं। इसके अलावा एनसीपी में अजीत पवार को नज़रअंदाज करने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार को मंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, जबकि यह संभव था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।